हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। मैं पंकज राजपूत, आपका बायोलॉजी मेंटर, आपके अपने फेवरेट एक्सपी क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। एक्सपी क्लासेस चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है ताकि आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सके। जैसा कि अभी हमने देखा, अपना जो पहली यूनिट थी जनन, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमारी नई यूनिट है वो क्या है? आनुवांशिकी। अब हम क्या करना, इस आनुवांशिकी का पहला अध्याय शुरू करना। तो अब जो हमारा आज का जो चैप्टर है वो क्या है? आनुवांशिकी का पहला अध्याय। अगर एक हिसाब से अध्याय की गिनती की जाए तो ये हमारा चौथा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? चौथा चैप्टर। तो आज हमें बात करनी है किसकी? आनुवांशिकी की। किसकी? आनुवांशिकी। अब हम देखते हैं आनुवांशिकी। आपके दिमाग में आनुवांशिकी आता है तो आनुवांशिकी में सबसे पहले क्या आनी चाहिए? लक्षणों में विभिन्नता या लक्षण। हम देखते हैं आसपास अपने चारों तरफ देखते हैं कि जो पेरेंट्स हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? थोड़ा बहुत उनसे सिमिलर होते हैं, थोड़ा बहुत कुछ क्या होते हैं, ज्यादा भी सिमिलर होते हैं, लेकिन ये नहीं कि वो पूरी तरीके से उनके सिमिलर हो। अब जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है, वो क्या अंधा है, तो जरूरी नहीं उसका जो संतति है, उसकी पुत्र हो, वो क्या हो? अंधा ही हो। तो कुछ लक्षण तो उनसे मिलेंगे। अब कौन से लक्षण मिलेंगे और किस वजह से मिलेंगे, हमें इसके अंतर्गत देखना है। आपने ज्यादातर सुना होगा और नानी या दादी के मुंह से, नानी होंगे वो अपनी बिटिया की तारीफ करेंगे, वो बोलेंगे कि जो हमारी नातिन है वो कैसे मिल रही है, नातिन या नाती, वो हमारी उसकी जो शकल है या उसकी आंख है या उसके जो बाल हैं वो किससे मिल रहे हैं? उनकी लड़की से मिल रहे हैं। उन्होंने अपनी लड़की की तारीफ कर ली। अगर वहीं पर दादी होती तो वो कहेंगे जो हमारे पोते हैं उनकी शकल या आंखें या बाल या कलर वगैरह वो क्या किससे मिल रहा? उनके लड़के से मिल रहा। तो ये कुछ तुलना होती है। किस आधार पर तुलना करते हैं उनसे? किस आधार पर करेंगे? क्योंकि कुछ लक्षण क्या होते हैं, जनकों से संतति में जाते हैं, उन्हीं को देख करके वो तुलना करते हैं। लेकिन ये नहीं कि हर लक्षण पूरी तरीके से, मान लीजिए पूरे लक्षण जनकों से निकल करके पूरे कहां पहुंच जाए? संतति में पहुंच जाए। तो उनमें क्या होती है? कुछ विभिन्नता भी होती है। तो हमें लक्षणों की वंशागति भी अध्ययन करनी है, लक्षणों में विभिन्नता भी अध्ययन करना है, और किस वजह से होता है ये भी अध्ययन करना। हमें किसके अंतर्गत करना? अपने जेनेटिक्स के अंतर्गत करना। जेनेटिक्स या आनुवांशिकी। तो हमारा ये क्या है? जेनेटिक्स या आनुवांशिकी। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको पता चलेगा कि हमारी जो आई का कलर होता है या आंखों का कलर होता है वो ब्लू कैसे हो जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का ब्लू कलर होता है, किसी का काला होता है। तो हर प्रकार के लोग मिलते हैं। तो हम देखेंगे कैसे क्या परिवर्तित होता है, वो हमें इसी अध्याय में कंप्लीट करना है। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़ने से पहले जो हमारा हर बार का है कि SW होमवर्क देते हैं, उनके आंसर अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो ये पहला जो क्वेश्चन है अपना, सुजाक एक जीवाणु या विषाणु रोग है। तो जो सुजाक या गोनोराइया था वो किसके द्वारा होता था? बैक्टीरिया के द्वारा होता था। किसके द्वारा? बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा। इतना कंप्लीट। और ये अपना बैक्टीरिया का नाम क्या था? नाइसेरिया या निसेरिया गोनोराइया, ये बैक्टीरिया का नाम था। अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो एमटीपी किस माह के अंतर्गत उपयुक्त होती है? तो किस माह के अंतर्गत उपयुक्त होती है? तीसरे माह के अंतर्गत। किस माह के अंतर्गत? तीसरे माह के अंतर्गत। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, जिप्ट में युग्मनज। युग्मनज का मतलब क्या होता है? जाइगोट होता है। क्या होता है? जाइगोट को कहां स्थानांतरित किया जाता है? तो जाइगोट को कहां स्थानांतरित करेंगे? किस प्रोसेस में? जिप्ट में। तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? फेलोपियन ट्यूब में, डिंबवाहिनी या डिंब नलिका। तो कहां पर? फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? गिफ्ट। अब गिफ्ट के नाम से भी आपको पता चल रहा, गिफ्ट में युग्मक। युग्मक का मतलब होता है गैमीट। क्या मतलब होता है इसका? गैमीट। अब गैमीट को कहां स्थानांतरित करते थे? अब गैमीट को आप पता है स्पर्म या ओवम। अपना शुक्राणु या अंडाणु क्या होता है? गैमेट। ये आपको बता चुके हैं बहुत अच्छे से। अब यहां पर उसकी बात नहीं करेंगे तो क्या मतलब, फिर तो हर वीडियो में वही चलता रहेगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो गिफ्ट का इसका मतलब देखिए, गिफ्ट में क्या है? गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। तो गैमीट को कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? फेलोपियन ट्यूब में। कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? फेलोपियन ट्यूब में। तो ये दोनों आंसर क्या हो गए? सेम हो गए, फेलोपियन ट्यूब। जिसका आंसर सही है बढ़िया है, नहीं है तो भैया वीडियो को अच्छे से गौर से सुनो और देखो, फिर आंसर करो। आप आंसर करोगे तो आपका ही नॉलेज बढ़ेगा और हमें भी थोड़ा अप्रिसिएशन मिलेगा कि बच्चे कुछ सीख रहे हैं हमसे। इसके बाद हमारा क्या है? वंशागति और विविधता के सिद्धांत। अब हमें बात करनी है आनुवांशिकी की। तो आनुवांशिकी के अंतर्गत जो अपनी आनुवांशिकी है
वो क्या होती है, बायोलॉजी की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसकी, वंशागति और विविधता की बात करते हैं। अब वंशागति क्या होती है और विविधता क्या होती है, ये हमें समझना। वंशागति का मतलब ये होता है कि जनकों से जो अपने संतति हैं उनमें लक्षणों का स्थानांतरण होना, ये क्या है, वंशागति। कहते हैं नहीं, हम सुना होगा कि हमें ये जो विरासत मिली है वो पुरखों से मिली है, तो वो क्या, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी गई, समझिए आप। अब लक्षणों में देखा जाए तो कहते हैं कि हमारी दाढ़ी ज्यादा आती है, हमारे कान में बाल आते हैं, या अब बात करेंगे कौन से आनुवंशिक लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो आप एक एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए कि मान लीजिए हमारे पेरेंट्स गोरे हैं तो हम भी गोरे हो गए, तो हमने क्या दिया कि ये जो लक्षण है हमें कहां से मिले, अपने माता पिता से मिले, तो वो लक्षण हो गए। अब क्या है वहीं पर देखते हैं, तो आपको ये समझ में आ गया वंशागति। वंशागति का मतलब है कि कुछ लक्षण जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो गए, ये अपना क्या होगा, वंशागति हो गया। अब वंशागति को वंशागति के जो लक्षण होते हैं जिस प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं, मतलब मान लीजिए कि इन लक्षणों का जिस प्रक्रम से होकर गुजरते हैं या जिस प्रोसेस के थ्रू एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाते हैं उसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस या वंशानुक्रम या विरासत। इसके बाद हम बात करते हैं विविधता की। किसकी बात करते हैं, विविधता। तो विविधता क्या होती है, विविधता मान लीजिए विभिन्नता, विभिन्नता मान लीजिए आपने कभी देखा कि जो आपके पेरेंट्स हैं वैसी क्या हो, एकदम सेम एग्जैक्ट ही क्या हो, उनकी संतति हो, ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ उनमें विभिन्नताएं जरूरी होंगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, वो क्या करता है, अच्छी खासी बॉडी बना है, मस्कुलर बॉडी है, तो जरूरी नहीं कि उसका जो पुत्र हो वो भी क्या मस्कुलर हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं जरूर होंगी। तो विभिन्नताएं कैसे आती हैं या जो लक्षण आती हैं वो कैसे आती हैं, हमें इन सभी की बात करनी है। तो वंशागति में क्या होता है, इसमें क्या होती है, लक्षणों का स्थानांतरण, स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो आनुवंशिक लक्षण गए हैं वो जिस प्रक्रम के द्वारा जाते हैं उसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस या वंशानुक्रम। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लक्षण जो जाते हैं वो किस प्रक्रम के द्वारा जाते हैं, अपनी विरासत या वंशानुक्रम, इसी को हम इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। अब विविधता, विविधता क्या होती है, विविधता में ये होता है कि जो भी लक्षण गए हैं, अब जरूरी नहीं है कि वो पूरे लक्षण, उसमें कुछ ना कुछ अपने जनकों से विभिन्नता हो सकती है। किसमें, जो अपना उसका जो संतति है, संतति में किससे, जनकों से कुछ विविधता हो सकती है। लक्षणों, सॉरी इसमें लिखते हैं हम सीधा, जनकों या संतति का, संतति का जनकों से भिन्न होना। ये आपको समझ में आ गया, इतना क्लियर है। आपको इतना पता होना चाहिए कि जो अपनी आनुवांशिकी होती है, आनुवांशिकी या जेनेटिक्स, उसके अंतर्गत हम किस किस का अध्ययन करते हैं, वंशागति, हेरिडिटी और विविधता, वेरिएशन, इन दोनों का हम अध्ययन करते हैं किसके अंतर्गत, अपनी आनुवांशिकी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, आनुवांशिकी के अंतर्गत। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें देखते हैं आनुवांशिकी। आप ये क्या है, कुछ थ्योरी लिखी है, ये जो नोट्स है वो आप रीड करा दे रहे। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत लक्षणों की वंशागति तथा विविधता का अध्ययन किया जाता है। किस किस का अध्ययन किया जाता है, अपनी वंशागति तथा विविधता, हेरिडिटी और वेरिएशन का जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, आनुवांशिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आनुवांशिकी या जेनेटिक्स बोलते हैं। अब इसके बाद देखते हैं वंशागति। अब वंशागति होती क्या है, जनकों से संतति में लक्षणों का पहुंचना वंशागति कहते हैं, और ये लक्षण जिस प्रक्रम के द्वारा पहुंचते हैं उसे हम विरासत, वंशानुक्रम या इनहेरिटेंस कहते हैं। इतना क्लियर। अब अगली जो हम परिभाषा देखते हैं वो क्या, अपनी विविधता। क्या है, विविधता। अब विविधता क्या है, जनकों से संतति में जो भी लक्षण गए हैं उनमें क्या होगी, कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होंगी। तो जनकों और संतानों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नता को विविधता कहते हैं। अगर आपने जो अपना मानव में जनन वाला अध्याय अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको वो चीज समझ में आई होगी। जैसे कि देखा जाए, अब ये विभिन्नता होती कैसे, मान लीजिए ये पप्पू है और ये पिंकी है, यहां पर हम ये मेल का साइन बना दे रहे हैं और ये फीमेल का साइन बना दे रहे हैं, तो आपको समझ में आया। अब यहां से शुक्राणु आया, यहां से अंडाणु आया,
तो आपको पता है कि जो अपना शुक्राणु होता है और अंडाणु होता है, इन दोनों में जो गुणसूत्र होंगे, उन गुणसूत्रों में क्या होगी, कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होंगी। विभिन्नताएं कैसा, मान लीजिए ये जो शुक्राणु आया, ये किससे आया, मेल से आया, ये किससे आया, फीमेल से आया, इन दोनों में कुछ विभिन्नताएं होंगी। अब ये जो शुक्राणु मिलेंगे, ये जो शुक्राणु होते हैं वो क्या होते हैं, एन होते हैं। क्या होते हैं, एन नंबर होते हैं। एन नंबर सिंगल गुणसूत्र होता, क्या होता, सिंगल गुणसूत्र। मान लीजिए गुणसूत्रों का जोड़ा नहीं होता, इसमें क्या होता, एकल गुणसूत्र होते हैं, इसलिए हमें इन्हें क्या बोलेंगे, आपको पता, पहले तो गुणसूत्र समझिए। गुणसूत्र हमारी बॉडी में कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, जो कितने, 23 पेयर में होते हैं। कितने पेयर में होते हैं, 23 पेयर में होते हैं। तो ये जो शुक्राणु आएगा, इसमें 23 गुणसूत्र होंगे, इसमें 23 गुणसूत्र होंगे। जब इनमें निषेचन होगा, क्या होगा, निषेचन होगा, तो निषेचन के द्वारा क्या होगा, इनमें डिप्लॉइड या द्विगुणित कोशिका का निर्माण होगा। तो कुछ लक्षण इससे आएंगे, कुछ लक्षण इससे आएंगे। इससे जो संतान बनेगी, ये नई संतान बनी। तो इसमें क्या है, इन दोनों के लक्षण है। क्या है, इन दोनों के लक्षण होंगे। तो कुछ विभिन्नताएं इससे आएंगी, कुछ विभिन्नताएं इससे आएंगी। तो ये क्या होगा, पूरी तरीके से अब इन दोनों से थोड़ा बहुत अलग हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 100% ये इससे मिल रहा या 100% ये इससे मिल रहा। आप कितना क्लियर है। और हो सकता है इसका जो दूसरा भाई बने, अब जो दूसरी बार जब संतान की उत्पत्ति हो, तो हो सकता है ये दोनों आपस में मिले। तो ऐसा भी नहीं है, इन दोनों में भी कुछ ना कुछ विभिन्नताएं जरूर होंगी। क्यों, क्योंकि फिर से वही प्रोसेस होगी कि इसका कौन सा, अब जरूरी नहीं है कि दोनों लड़के ही हो, कुछ लड़कियां भी होती हैं। तो आपने अगर जनन पढ़ा है तो आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, कौन सा, विभिन्नता वाला। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। जो विविधता होती है, विभिन्नता होती है, ये दो प्रकार की होती है। कैसे, एक होती है अपनी कायिक विविधता, एक होती है जेनेटिक विविधता। तो कायिक विविधता से आप समझिए, कायिक का मतलब होता है सोमेटिक वेरिएशन। क्या मतलब होता है, सोमेटिक वेरिएशन। तो इसका तो पहले मतलब समझिए आप क्या होता। कायिक मतलब काया, काया मतलब शरीर। जो अपनी ये शरीर की जो कोशिकाएं हैं, ये सब किस में आती है, अपनी कायिक में आती है। किस में आती है, कायिक में आती है। और दूसरी अपनी क्या होती है, जेनेटिक। जेनेटिक मतलब जर्म। जर्म सेल्स आपको बताया था, जर्म सेल्स कौन सी थी, अपनी शुक्राणु या अंडाणु। अगर उनमें कुछ विविधताएं हैं तो अपनी कौन सी हो जाएंगी, जेनेटिक विविधता। और अगर अपनी जो कायिक कोशिकाएं हैं, अपनी जो शरीर की जो कोशिकाएं हैं, अगर इनमें कुछ विभिन्नताएं हैं तो ये क्या हो जाएंगी, कायिक विविधताएं होंगी। अब यहाँ पर समझने की बात क्या है कि जो कायिक विविधताएं होती हैं वो क्या होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती। लेकिन जो जननिक विविधताएं होती हैं वो क्या होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाती है। अब जैसा समझिए, हम मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने कोई चीज अभ्यास कर करके वो सीखी है। मान लीजिए कि जैसे कि विराट कोहली है, वो क्या है, वो क्रिकेट खेलता है। क्या करता है, क्रिकेट खेलता है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है। तो जरूरी नहीं है जो उसका पुत्र हो या उसकी जो पुत्री हो वो भी उतनी ही अच्छी क्रिकेट खेले। क्यों, क्योंकि उसने जो वो सीखा वो किससे, अभ्यास के द्वारा सीखा। ऐसा नहीं उसके वो जीन में था। मान लीजिए क्रिकेट खेलना, तो अब पहली बात तो आप समझिए जीन, क्या समझिए, जीन। इसमें आगे बात करते हैं, आप थोड़ा ऊपर ऊपर से समझ लीजिए। अभी हम जीन के बारे में बात करेंगे, गुणसूत्र के बारे में बात करेंगे, तो आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। आपको ये समझना है कि जो कायिक विविधताएं होती है वो क्या होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं हो, ठीक है। और जो दूसरी होती है वो क्या होती है, जेनेटिक विविधता। क्या होती है, जेनेटिक विविधता। वो जेनेटिक विविधता क्या होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है, स्थानांतरित हो जाती है। और ये किसमें पाई जाती है, अपनी जो जनक कोशिकाएं होती हैं, जनन कोशिकाएं होती हैं, उनमें ये विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले अपने जीन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, जीन में। तो आपको समझ में आएगा कि जो कायिक विविधताएं हैं और जो जेनेटिक विविधता वो कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे। अच्छा, इसमें पहले क्या है, हाँ, ये जेनेटिक विविधता के बारे में बताया। किसके बारे में बताया, जेनेटिक विविधता। अब जेनेटिक विविधता दो प्रकार की होती है, एक कंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन, एक होती है डिसकंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस क्या होते हैं, ऐसे लक्षण या ऐसे कैरेक्टर जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लगातार जाते हैं, वो क्या होती है, हमारे कंटिन्यूअस, या मान लीजिए कंटिन्यूअस या निरंतर मान लीजिए। इसके बाद होते हैं डिसकंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस को एक एग्जांपल के थ्रू समझाएं। जैसे कि मान लीजिए कोई ह्यूमन है, अब उसके क्या, दो आंख है, दो हाथ है, दो पैर है, एक सिर है, ये आपको समझ आया, एक नाक है। ये उसके जो कैरेक्टर है ये लगातार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जा रहे हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ बच्चों में कुछ मतलब उत्परिवर्तन या म्यूटेशन हो जाती है, जिससे मान लीजिए वो उनकी क्या होती है, एक ही आंख बन पाती है, या मान लीजिए और भी कुछ दिक्कतें होती हैं। तो वो क्या उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जो अपना वातावरण है उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उस वातावरण को ग्रहण नहीं कर पाएगा, तो वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगा। मान लीजिए कि वो जो लक्षण उसके अंदर आया है वो लक्षण इस वातावरण के हिसाब से अनुकूलित नहीं है, तो वो एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में क्या होगा, खत्म हो जाएगा, वो निरंतर नहीं जाएगा। जो लक्षण किसके द्वारा आया था, उत्परिवर्तन के द्वारा, सडनली किसी पीढ़ी में आ गया। ऐसा नहीं कि अब वो पीढ़ी लगातार चलती रहेगी,
क्यों नहीं चल पाएगी? क्योंकि वो उस वातावरण को ग्रहण ही नहीं कर पा रही, उसके हिसाब से काम नहीं कर पा रही। मान लीजिए आपकी पूंछ निकल आए ह्यूमन की, तो वो कोई जरूरी नहीं है या कोई मतलब की हो वो, लेकिन जो कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लगातार जाते रहती हैं, जैसे कि हमारे 2 पैर बने, 2 हाथ बने, 2 आंख बने, ये ऐसे लक्षण होते हैं जो हमारे वातावरण के हिसाब से अनुकूलित हैं, इसलिए ये आगे से बढ़ते रहते हैं। अब मान लीजिए आपके ये दांत है, अच्छे बड़े बड़े हो जाएं, इतने बड़े बड़े हो जाएं कि आप खाना चबा ही ना पाए। अगर जब इतने बड़े दांत हो जाएंगे आप खाना चबा नहीं पाएंगे, तो क्या होगा? वो व्यक्ति खाना ही नहीं खा पाएगा, तो वो मर जाएगा। तो वो क्या है, सर्वाइव, वो जो लक्षण आया है वो उस पीढ़ी में सर्वाइव नहीं कर पा रहा है या उसमें जीवित नहीं रह पा रहा, तो वो लक्षण क्या होगा, खत्म हो जाएगा उसी पीढ़ी में। अगर वो लक्षण आता, तो जैसे मान लीजिए कि मस्कुलर वाला लक्षण है, जैसे पिता है और वो पुत्र मस्कुलर हो जाए, ये वैसे होता नहीं, अगर हो जाए सपोज, तो वो तो अच्छी बात है। फिर उससे अगर ऐसा होने लगा तो ये लक्षण कंटिन्यू एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलता जाएगा। अगर वो लक्षण लगातार जा रहा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तो अपना किस में आ जाएगा, निरंतर या कंटिन्यूअस में आ जाएगा। अगर वो लक्षण सडनली उत्पन्न हुआ है और अगली पीढ़ी में खत्म हो जाए, तो वो किसके द्वारा होता है, म्यूटेशन के द्वारा होता है। और जो कंटिन्यूअस वाले होते हैं, निरंतर वाले होते हैं, वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन या क्रॉसिंग ओवर के द्वारा होते हैं। और जो अपने डिसकंटिन्यूअस होते हैं, ये म्यूटेशन। अभी हम म्यूटेशन के बारे में अच्छे से बात कर लेंगे इस टॉपिक में, इस वाले में नहीं तो आणविक सिद्धांत वाले में बात करेंगे। अब इसमें बात करते हैं लक्षण और विशेषक। अब लक्षण क्या होते हैं? लक्षण जैसे मान लीजिए कि हमारी 2 आंख होती हैं। क्या होती हैं? 2 आंख होती हैं। ये व्यक्ति का एक लक्षण है। अब लक्षण की बात होती है, कुछ कैरेक्टर या ट्रेट होती है। एक होता है कैरेक्टर, एक होती है ट्रेट। तो आप लक्षण और ट्रेट में पहले डिफरेंस समझ लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में क्या है, डायरेक्ट ट्रेट वर्ड का यूज किया गया है एनसीईआरटी में, तो हमें पता ही नहीं है ट्रेट होता क्या। तो ट्रेट होता ये है कि हमारी आंख है, क्या है, आंख है। अब आंख हमारी काली है या ब्राउन है या ब्लू है, यो हनी सिंह की तरह, जैसे वो कहते हैं ना ब्लू आइज वाला। तो अगर हमारी आंख काली है, ब्लू है या ब्राउन है, ये क्या होता है, ट्रेट। आंख का होना उसका लक्षण है, और आंख का रंग, मतलब कितने प्रकार की आंख हो सकती है, ये उसका ट्रेट होता है। तो आपको समझ में आ गया लक्षण, जीव का वह गुण जो जीन के एक्सप्रेशन की वजह से विकसित होता। अभी हम जीन पर भी बात करेंगे, घबराना नहीं है। और विशेषक, लक्षणों के विविध रूप। तो लक्षण में से समझ लिए, आंख का होना, आंख का होना ये क्या है, लक्षण है। क्या है, लक्षण है। अब आंख का रंग कितने प्रकार का है, या आंख कितने प्रकार की है, आंख का रंग, वो उसका क्या होगा, ट्रेट हो गया। आंखों का रंग, ये क्या हो गया, उसका विशेषक हो गया। विशेषक या ट्रेट, विशेषक या ट्रेट हो गया। इसमें यहां तक कोई दिक्कत? आपको लक्षण समझ में आया? लक्षण क्या होता, लक्षण वह है जो मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा। लक्षण आपको समझ में आ गया, वो जीन के एक्सप्रेशन से बने। किसके बने, जीन के एक्सप्रेशन से। अभी हम बताएंगे जीन क्या होता है, जीन के बारे में आपको अच्छी बताना है। और इसके बाद विशेषक। लक्षण आपको समझ गया, आंख का होना उसका लक्षण है, और आंख के जो रंग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो उसका ट्रेट होता। क्या होता, उसका ट्रेट होता। तो इसमें कोई दिक्कत? अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं जीन या कारक। क्या देखते हैं, जीन या कारक। अब आपको जीन समझना है। जीन समझने के लिए पहले आपको डीएनए समझना होगा। डीएनए के बाद फिर क्रोमेटिन और क्रोमोसोम, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डीएनए। आपको पता है कि डीएनए क्या होता है, आनुवांशिक मटेरियल होता है या आनुवांशिक पदार्थ होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर अपनी जो सूचनाएं होती हैं, आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, उनको ले जाने का कार्य करता है कौन सा, डीएनए। अब मान लीजिए ये अपना डीएनए, क्या है, डीएनए। इस पर क्या सूचनाएं लदी हुई हैं, इसमें सूचनाएं रखी हुई हैं। तो मान लीजिए यहां पर हम देखते हैं, ये डीएनए का एक खंड है। क्या है, डीएनए का एक खंड है। एक डीएनए का खंड ये है, डीएनए का ये खंड ये है, ये खंड ये। अब यहां पर देखते हैं, ये जो खंड है ये क्या है, इसको जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन। अब जीन और डीएनए में अंतर क्या होता है? डीएनए एक संरचना होती है, जबकि जीन क्या होता है, एक फंक्शन होता है। मान लीजिए क्या है, पंखा है, पंखा है, तो पंखा क्या है, एक संरचना है। लेकिन पंखा जब चलता है तो उसके अंदर से हवा निकलती है, वो उसके अंदर एक सूचना है। आपको क्लियर आया? तो इसी प्रकार से जो हमारा डीएनए होता, क्या होता है, डीएनए एक संरचना होती है। अब उस संरचना में कुछ सूचनाएं होंगी,
मान लीजिए ये डीएनए का एक खंड दिख रहा है आपको, ये क्या है, जीन है। क्या है, जीन। अब इस जीन में कुछ क्या होंगी, इंफॉर्मेशन होंगी। अब इंफॉर्मेशन किस लिए होंगी, क्या होंगी, वो हम बाद में देखेंगे। अभी आपको इतना समझना है कि आपको समझ में आया कि डीएनए है। डीएनए के क्या होते हैं, खंड होते हैं। मान लीजिए ये एक खंड है, इसमें कुछ सूचनाएं हैं। वो किस लिए, इसमें मान लीजिए ये सूचना है कि इससे आरएनए बनाना, हमें क्या बनाना, आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन, वो भी हम पढ़ेंगे। आरएनए बनाया, आरएनए से बनाना हमें क्या, प्रोटीन। प्रोटीन क्या होती है, अनुवादन या ट्रांसलेशन। अब प्रोटीन बन जाएगी तो प्रोटीन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एंजाइम में। और एंजाइम क्या करता है, अपने अपने किसको, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलता, अभिकारक को उत्पाद में बदलता। जब अभिकारक से उत्पाद में बदलेगा तो कुछ नया लक्षण निकल के आएगा। तो एक हिसाब से जो अपना जीन होता है, इसमें सूचना होती है किसके लिए, लक्षणों के लिए। किसके लिए, लक्षणों के लिए। तो यहां से हम पूरा प्रोसेस आपको बताती है। यहां पर आपको समझ में आ गया। अब ये जो खंड है, ये वाला जहां पर हमने कोई बॉक्स नहीं बनाया, ये इसको हम जीन नहीं बोल सकते। ये जीन नहीं है, ये क्या है, डीएनए का खंड है। ये डीएनए है। रेड कलर का दिख रहा है वो आपको क्या अपना डीएनए, और जो येलो कलर का दिख रहा है वो क्या अपना जीन है। तो जीन क्या है, डीएनए का वह भाग है जीन जिसमें क्या होती है, सूचनाएं होती हैं। किसी भी लक्षण के लिए सूचनाएं होती हैं। मान लीजिए हमारी आंख का जो कलर है वो ब्लैक है, वो क्या है, ब्लैक। तो वो डीएनए के जो खंड है उसमें जो जीन है, उसमें जो इंफॉर्मेशन रखी है, उसकी वजह से जो हमारा आंख का कलर है वो ब्लैक है। इतना आपको क्लियर है। अब आपको यहाँ पर एक वर्ड लिखा होगा, ये जो कैरेक्टर होता, यहाँ पर हमने लिखा था कि जीन एक्सप्रेशन की वजह से। अब मान लीजिए कि जो हमारा डीएनए होता, एक डीएनए की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 2.2 मीटर होती है। कितनी होती है, 2.2 मीटर, 2.2 मीटर क्या डीएनए की लंबाई होती है। उसमें क्या होती है, हमारी जो बॉडी में जितने भी कार्य हो रहे हैं उन सब कार्य को करने के लिए उसमें इंफॉर्मेशन रखी होती है। बस फर्क ये है कि हर कोशिका में हर इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस नहीं होती। एक्सप्रेस का मतलब उभर कर आना। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो स्टोमक होता है, आपने डाइजेशन सिस्टम पढ़ा होगा कि स्टोमक है, स्टोमक में एचसीएल जो हमारा बनता है वो कितना बनता है, 1.6 का बनता है। कितना बनता है, 1.6 का जो पीएच होता है अपने एचसीएल एसिड का, वो बनता। अगर मान लीजिए 1.6 पीएच का एचसीएल अगर हमारे मुंह में बनने लगे तो हमारा मुंह तो जल जाएगा ना। हमारे कान में बनने लगे, हमारे हृदय की कोशिकाओं में बनने लगे, तो ऐसा नहीं है ना। हर जीन को एक्सप्रेस होने के लिए या जीन को उभर कर आने के लिए एक अनुकूलित वातावरण चाहिए होता, उस हिसाब से उभर कर आता। लेकिन कोशिका जो हमारी है, मान लीजिए कोशिका है, ये कोशिका है, क्या है, ये कोशिका है। इसके अंदर ये डीएनए पड़ा है। क्या पड़ा है, ये डीएनए पड़ा है। इस डीएनए में हमारी पूरी बॉडी को नियंत्रित करने की सूचनाएं होती हैं। क्या होती है, सूचनाएं होती हैं। लेकिन वो सूचनाएं ऐसा नहीं कि हर जगह उभर कर आए, वो केवल अनुकूलित वातावरण में। अब मान लीजिए स्टोमक में ही एचसीएल क्यों बनता, क्योंकि वहां पर क्या था, म्यूकस की लेयर पाई जा रही थी। किसकी लेयर पाई जाती थी, म्यूकस, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को क्षति होने से बचा लेता था, और जो अपनी प्रोटीन होती थी या जो भी अपना और भी सबस्ट्रेट था उसको तोड़ने में कार्य आता था। तो जो अपनी जीन एक्सप्रेस होती है वो क्या होती है, स्पेसिफिक स्थान पर जहां पर उसके हिसाब से वातावरण हो वहां पर एक्सप्रेस होता। तो आपको समझ में आया, जो जीन होता, जीन में ही इंफॉर्मेशन होती, या जीन ही इंफॉर्मेशन है। डीएनए क्या है, एक संरचना है जिस पर इंफॉर्मेशन लदी हुई है। किसके फॉर्म में, जीन के फॉर्म में। अब मान लीजिए जीन से इंफॉर्मेशन आई और उसने क्या बना दिया, आरएनए बना दिया। क्या बना दिया, आरएनए बना दिया। अब आरएनए ने क्या बना दिया, प्रोटीन बना दी। क्या बना दी, प्रोटीन। और प्रोटीन ने क्या बना दिया, एंजाइम बना दिया। अब एंजाइम क्या करता है, अपना जो सबस्ट्रेट है या अभिकारक, अब ये आपको केमिस्ट्री में बताया गया होगा। सबस्ट्रेट, अभिकारक क्या होता है, कच्चा पदार्थ या कच्चा मटेरियल, उससे खाना बनता है। जैसे मान लीजिए सबस्ट्रेट, अपना जो आटा है और पानी है वो अपना सबस्ट्रेट है, जो रोटी बनी है वो प्रोडक्ट या उत्पाद है। इतना क्लियर है। तो मान लीजिए यहां से एंजाइम आया, एंजाइम ने क्या किया, अभिक्रिया को पूर्ण कराने का कार्य करता है एंजाइम, ये आपको पता होगा। तो सबस्ट्रेट ने क्या बदल दिया, प्रोडक्ट बदल दिया। क्या कर दिया, प्रोडक्ट बना दिया। अब इस प्रोडक्ट की वजह से वो लक्षण उभर कर आएंगे। आपको इतना क्लियर है। तो ये आपको समझ में आया। जीन क्या होता, जीन क्या होता है, डीएनए का वह खंड होता है जिसमें सूचनाएं या इंफॉर्मेशन पाई जाती है। ये आपको क्लियर है। और यहाँ पर ट्रेट और लक्षण समझ में आ गए हो। अब आपको लक्षण समझ में आ रहा होगा कि लक्षण क्या होता है, जीव का वह गुण जो जीन के एक्सप्रेशन की वजह से विकसित होता है। अब मान लीजिए कि हमारी जो आंख का कलर है वो ब्लू हो रहा, अब आंख में जो कोशिकाएं हैं उसमें जो जीन है या डीएनए है
उसमें जो जीन है कि आंख का कलर ब्लू करना है, तो वो आंख में ही करेगा। अगर हमारे बॉडी में करता, हमारी शरीर जो पूरा अपनी बॉडी को उसका है वो भी ब्लू हो जाती, लेकिन नहीं, जो अपना जीन होता वो एक्सप्रेस वही होगा जहां उसके हिसाब से वातावरण होगा। इसलिए हिसाब से वो, इसीलिए जीन ही हमारे कैरेक्टर या लक्षण डिसाइड करता है। आप कितना क्लियर? तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम इसमें क्या होते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जीन में इसमें देखते हैं, जीन की डेफिनेशन से लिखी है, तो आप इसको डेफिनेशन को पढ़ लीजिए। जो था उसमें हम पूरा बता दिया। डीएनए का वह खंड जिसमें सूचनाएं उपस्थित होती हैं उसे जीन कहते हैं। मान लीजिए डीएनए का आपको बता दिया था, तो डीएनए का पूरा खंड था, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस इंफॉर्मेशन वाले पार्ट को हम क्या बोलते थे? जीन बोलते थे। अभी जब आप आगे जाओगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पर पहुंचोगे, तो वहां आपको पता चलेगा कि डीएनए के कुछ ऐसे भी खंड होते हैं जहां पर इंफॉर्मेशन उपस्थित नहीं होती। आपको पता चलेगा उनको क्या बोलेंगे, तो उसमें हम जब उस वाले चैप्टर पे आएंगे तब आपको बता देंगे। आपको इतना याद रखना है कि डीएनए का वह खंड जिसमें इंफॉर्मेशन या सूचना उपस्थित होती है उसे हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। तो जीन की आपको डेफिनेशन क्लियर है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम एलील के बारे में। अब एलील, अगर आपने ट्रेट अच्छे से समझा होगा, ट्रेट या विशेषक, तो आपको एलील भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एलील क्या है, अब एलील के बनता कैसे है, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे जीन था, क्या था? जीन। अब जीन किसी भी कैरेक्टर को डिसाइड कर रहा था। मान लीजिए कोई भी लक्षण है, उसको एक्सप्रेस या प्रदर्शित करने का कार्य कौन कर रहा था? जीन कर रहा था। अब मान लीजिए उसमें कुछ उत्परिवर्तन हो गए। अब उत्परिवर्तन भी शब्द आपके लिए नया होगा, बस आपको अभी इन वर्डों को सीखते जाना। अभी जब प्रोसेस आगे आएंगे आपको सब बताएंगे, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन जो भी है अपना सब आगे अच्छे से बताएंगे। आपको इतना रखना, आपको जैसे बता दें उत्परिवर्तन होगा क्या। मान लीजिए ह्यूमन है, उनका नया बेबी हुआ, उस बेबी में कुछ ऐसे चेंज हो जाएं जो नॉर्मली होते नहीं है, उसे हम बोलते हैं उत्परिवर्तन। मान लीजिए 2 आंख, 2 हाथ, पैर, ये सब तो सबके पास होता है, लेकिन अगर उसके सडनली उसके जो दांत वो हाथी की तरह बाहर निकलना है, या उसकी 2 आंख की जगह पर एक सेंटर में एक आंख बन जाए, तो ये क्या होती है? चेंजेस। जो सडनली चेंजेस हुए हैं उन्हें हम बोलते हैं उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। तो ऐसे क्या होता है कि मान लीजिए कोई जीन है, क्या है? जीन। अब जीन में कुछ उत्परिवर्तन हो जाए, जीन में क्या हो जाए? उत्परिवर्तन हो जाए, तो उन जीन से एक नया जीन बन जाएगा। एक नया जीन मतलब समझ लीजिए उस जीन की कॉपी बन जाए जैसे। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझाते हैं। आप मान लीजिए प्लांट है, क्या है? प्लांट। प्लांट का जो कैरेक्टर था हाइट वाला, प्लांट हाइट, उसको दिखाते हैं हम टॉल से। यहां पर देखते हैं हम, ये कोई प्लांट है, ये क्या है? प्लांट है, ठीक है। अब ये प्लांट क्या है? इसकी जो लंबाई है वो क्या है? टॉल है। क्या है? टॉल। तो टॉल को हमने किससे दिखा दिया? कैपिटल टी से। ये उसका जीन को दिखा रहा है, ये जो कैपिटल टी है ये किसको दिखा रहा है? जीन को दिखा रहा। मान लीजिए इसकी कुछ संतानें हुई, या इस जीन में कुछ चेंजेस हो गए। क्या हो गए? इस जीन में कुछ चेंजेस हो गए, तो इसी जीन का क्या बन जाए? एक स्मॉल टी बन जाए। मान लीजिए जो प्लांट था अगली जनरेशन में जाकर के छोटा रह जाए। क्या रह जाए? छोटा रह जाए। जब उसके जीनों की, मतलब जीनों के बारे में उसको देखा जाए, उसका अध्ययन किया जाए, तो पता चलता है कि उसका जो जीन था वो कैसा था? स्मॉल टी वाला था। कैसा था? स्मॉल टी वाला। अभी आपको केवल एक मतलब समझना है इसका मतलब क्या होता है एलील वगैरह का। इसका जब जिक्र करेंगे, जब मेंडल की थ्योरी पढ़ाएंगे, आपको मेंडल के बारे में पढ़ाएंगे, तब आपको इनका जिक्र मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट वहां पर आपको मेंडल में सीधा बताते ये एलील होता है, अल्टरनेट फॉर्म जीन की एलील कहते हैं, आपको नहीं समझ में आता, आपके ऊपर से निकल जाता। इसलिए आपको बता रहे कि मान लीजिए कैपिटल टी एक जीन है, इसमें कुछ उत्परिवर्तन है, कुछ चेंजेस हुए, तो एक जो नया जीन बना ये स्मॉल टी, ये किसको दिखा रहा था? टॉल को दिखाएगा। ये किसको दिखाएगा? ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब होता बौना या छोटा, स्मॉल। और टॉल आपको पता है लंबा होता है, जो टॉल होता है वो लंबा होता है, ड्वार्फ अपना क्या होता? छोटा या बौना। अब आपको पता है कि टॉल भी लंबाई का कैरेक्टर है। ये जो प्लांट हाइट है, ये टॉल क्या है? प्लांट की हाइट, प्लांट की हाइट के लक्षण को दिखा रहा। ये वाला जो जीन है कैपिटल टी वाला या टॉलनेस, ये किसको दिखा रहा? प्लांट की लंबाई को दिखा रहा। किसको दिखा रहा? प्लांट की लंबाई को। आपको बताया था कि लक्षण और ट्रेट में अंतर क्या है। लक्षण क्या है? कि जो जीन से एक्सप्रेशन हुआ, जो जीन एक्सप्रेस हुए तो उन्होंने एक लक्षण दिया। अब लक्षण क्या होते हैं? 2 प्रकार की भी हो सकते हैं। मान लीजिए आंख का आगे उपस्थित होना, ये लक्षण है हर व्यक्ति में। अगर यही आंख पीछे लग जाए तो ये हो जाएगा उसका ट्रेट। मान लो आंख तो उपस्थित है लेकिन आंख की पोजीशन क्या है? 2 हो गई, आगे और पीछे। तो इसी प्रकार से प्लांट की जो हाइट है, टॉल, लंबाई, वो तो उसका लक्षण हो गया, लंबाई उसका लक्षण हो गया। लेकिन लंबाई 2 प्रकार की हो गई, एक छोटी एक बौनी, वो सॉरी छोटी और एक लंबी। बौनी और छोटी दोनों का मतलब सेम होता है। एक लंबी हो गई, एक छोटी हो गई, तो ये दोनों क्या है?
छोटी लंबाई हो या बड़ी लंबाई, लंबाई लंबाई होती है, मान लीजिए प्लांट का एक कैरेक्टर है, लेकिन लक्षण क्या है दोनों, सॉरी लक्षण नहीं, उसके जीन क्या है, अलग अलग है। कैपिटल टी लंबाई को दिखा रहा, और जो स्मॉल टी है वो किसको दिखा रहा है, उसकी ड्वार्फनेस, उसके बौनेपन को दिखा रहा। तो ये होते हैं एलील्स। अब एलील क्या होते हैं, सेम लोकस पर उपस्थित होते हैं, सेम लोकस। अब लोकस वर्ड क्या होगा ये भी बताते हैं। देखो यहां पर जैसे मान लीजिए ये आपका गुणसूत्र है, ये क्या है, गुणसूत्र है, गुणसूत्र है। अब यहां पर क्या था, ये मान लो ये गुणसूत्र था, इस वाले खंड को हमने यहां पर लंबाई के लिए सूचना है, तो ये वाला अपना पार्ट क्या हो गया, जीन हो गया। क्या हो गया, जीन हो गया। अब यहां पर उपस्थित है हमारा कैपिटल टी, इस वाले भाग में उपस्थित है हमारा कैपिटल टी। तो ये वाला जो गुणसूत्र है वो किसके लिए है, मतलब पौधे की बड़ी लंबाई के लिए बता, क्या बता रहा, बड़ी लंबाई या लंबाई के लिए बता रहा, बौनेपन को नहीं बता रहा, ये लंबाई को बता रहा। ये जो आपको खंड दिख रहा, इसी के सामने एक खंड और बना दिया, तो ये जो दोनों खंड हैं ये आपस में क्या है, सेम जगह पर उपस्थित हैं। ये दोनों गुणसूत्र हैं, ये क्या है, दोनों गुणसूत्र हैं। अब गुणसूत्र एक जीन ये है, एक जीन ये है, तो दोनों जीन कहां, एक गुणसूत्रों की क्या समान स्थान पर उपस्थित है या समान जगह पर उपस्थित है। तो ये जो जगह होती है इसे हम लोकाई बोलते हैं। आपको समझ में आ गया इतना, इसमें कोई दिक्कत। लोकस क्या होते हैं, जैसे गुणसूत्र है, चलो एक बार और बता दें, ये गुणसूत्र है, गुणसूत्रों की समान जगह को, ये समान जगह, ये दोनों क्या होते हैं, समान लोकस पर होते हैं। अब ऐसा नहीं है, यहां पर भी है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, असमान लोकस पर। ये कहां है, असमान लोकस हो जाएंगे इनके लिए। भले ही एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हैं, लेकिन दोनों की जगह क्या है, अलग अलग है। और ये दोनों, ये जो अपने दोनों है, ये कहां है, समान लोकस पर है। कहां पर है, समान लोकस पर है। तो समान लोकस दिखाने के लिए एक गुणसूत्र की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए हमें दो गुणसूत्र चाहिए जो आपस में एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो। आपको लोकस समझ में आ गया, गुणसूत्र का ऐसा भाग जहां पर दो समान भाग, जहां पर क्या होते हैं, जीन उपस्थित होते हैं, तभी हम लोकाई के बारे में बता सकते हैं। अब सिंगल, जैसे मान लीजिए एक सिंगल गुणसूत्र है, ये इसका खंड है, इसको हम लोकाई बोल देंगे। एक लोकाई, दो लोकाई, तीन लोकाई। अगर यहीं पर हमने दूसरा गुणसूत्र बना दिया और ये इसके पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे, लोकस हो जाएंगे। एक लोकस, दो लोकस, और ये तीन लोकस। आपको इतना क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत, लोकस में कोई दिक्कत नहीं, एलील में कोई दिक्कत। जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म, मान लीजिए कि आंख का कलर है, क्या है, आंख का कलर है। अब नॉर्मली ब्लैक कलर होता है आंख का, क्या होता है, नॉर्मली ब्लैक कलर होता है। अब उसमें कुछ उत्परिवर्तन हो जाए या कुछ म्यूटेशन हो जाए तो आंख हमारी कैसी हो जाती है, ब्राउन हो जाती है, यो हनी सिंह वाली ब्लू हो जाती है। तो आंख के कितने कलर हो गए, तीन कलर हो गए। तो उन तीनों कलर के लिए तीन एलील्स बन जाएंगे। मान लीजिए यहां पर एक पेज और ऐड करें, मान लीजिए कि आई है, आई का जो कलर है हमने किससे दिखाया, मान लीजिए ब्लैक है, तो हमने उसे कैपिटल बी से दिखा दिया। किससे दिखा दिया, कैपिटल बी से। अब कैपिटल बी मतलब ब्लैक आई के लिए कैपिटल बी है, तो ब्लैक आई के लिए अगर हमारी ब्लैक से क्या हो जाए, ब्राउन हो जाए। अब ब्राउन क्या है, स्मॉल बी से दिखा दिया। अब बताएंगे ये कहां से कैसे आ गया। अब नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो आंख का कलर होता है वो ब्लैक होता है, क्या होता है, ब्लैक। आपको ब्राउन या ब्लू बहुत रेयर मिलते हैं, इसलिए जो ब्लैक वाला कलर होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट कलर होता है या प्रभावी कलर होता है। अब डोमिनेंट प्रभावी कैसे समझते हैं, मान लीजिए कि जो लक्षण शुरुआत से उपस्थित था, मान लीजिए जो कलर भगवान ने बनाया था वो कौन सा कलर हो गया, अपना प्रभावी लक्षण हो गया या डोमिनेंट हो गया। और जो लक्षण कुछ उत्परिवर्तन के बाद उत्पन्न हुए उसे हमने क्या बोलते हैं, रिसेसिव या अप्रभावी। तो यहां पर हम देखते हैं कि ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर कैपिटल बी, ये एक जीन था, ये क्या था, ये जीन, ये कैपिटल बी स्मॉल बी, इसको साफ करते हैं यहां, अभी यहां पर कंफ्यूजन नहीं करेंगे। ये क्या है, ये जीन है, ये भी जीन है, लेकिन ये जीन के दो फॉर्म है, अल्टरनेटिव फॉर्म है, विविध रूप है। ये किसको दिखा रहा, ये ब्लैक को दिखा रहा, ये किसको दिखा रहा, ये ब्राउन को दिखा रहा। अब भैया आपको क्लियर है, जीन और एलील में जीन कैरेक्टर को दिखा रहा, तो कैरेक्टर क्या था, आंख का रंग। अब रंग कितने प्रकार के हो जाएंगे,
ये कौन दिखाएगा? अपना एलील दिखाएगा। कौन दिखाएगा? एलील। और एलील आपको समझ में आ गया, ब्लैक और ब्राउन। अब एलील को हम युग्म विकल्पी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसकी क्या करते हैं, आपको थ्योरी रीड करा देते हैं, तो शायद इससे आपको और क्लियर हो जाए। यहां पर देखते हैं, एक जीन के विविध रूप। विविध रूप जीन क्या था? अपना आंख का रंग। अब रंग कितने प्रकार के हो रहे थे? ब्लैक, ब्लू, ब्राउन। इसके अलावा और आपने देखो तो, मैंने नहीं देखे, आपने देखो तो बढ़िया। एक जीन के कितने होते हैं? एक से अधिक विविध रूप हो सकते हैं। आंख का रंग हुआ, या अपनी स्किन का रंग देख लीजिए, डार्क ब्लैक होता किसी किसी का, और उससे हल्का ब्लैक होता, फिर गोरा होता, उससे उससे हल्का सा डार्क। इस प्रकार के स्किन के रंग भी आपने बहुत प्रकार के देखे होंगे, चितकबरे भी देखे होंगे। तो ये क्या होती है? स्किन का रंग या अपनी त्वचा का जो रंग होता है वो उसका लक्षण है। और लक्षण जो रंग जितने प्रकार के हैं वो इसके एलील होते हैं। इसी प्रकार से हमने आपको ट्रेट या विशेषक भी बताया था। विशेषक और एलील को आप सेम बोल सकते हैं। इतना क्लियर है? तो विकल्प युग्म विकल्पी या एलील बोलते हैं। आपको इतना ध्यान, इतना समझ में आ गया? अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। एक जीन के भिन्न भिन्न एलील उत्परिवर्तन किससे आते हैं? म्यूटेशन की वजह से आते हैं। मान लीजिए कोई कैरेक्टर पहले से उपस्थित था, उसके जीन में कुछ चेंजेस हो गए, तो उससे नया नया एलील या जीन डेवलप हो गया। आपको इतना क्लियर है? अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तथा समजात गुणसूत्रों में समान जगह पर पाए जाते हैं। अब देखो, समान जगह पर, जैसे मान लीजिए समान जगह, क्या लोकस की बात कर रहे हैं, तो जो लंबाई का कैरेक्टर होगा, ऐसा नहीं है कि यहां पर टी लिख दिया फिर यहां पर स्मॉल टी लिख दिया, नहीं, यहां पर कोई और कैरेक्टर के लिए जीन उपस्थित हो सकता है। यहां हो सकता है उसके मटर के दाने के लिए हो, या उसकी फली के लिए हो। फली जानते हैं ना, जिसमें मटर रखे रहते हैं, या उसकी फली के लिए हो। तो जो भी कैरेक्टर होता है, कोई भी लक्षण होता है, वो समान लोकस पर उपस्थित होते हैं। अब मान लीजिए ये किसके लिए हो गया? स्किन की कलर की बात कर लें। जैसे मान लो यहां पर लिखते हैं हम, एक गुणसूत्र ये है, एक गुणसूत्र ये है, एक गुणसूत्र ये है। ठीक है भाई। अब देखते हैं, आंख का कलर इस वाले भाग में है, गुणसूत्रों के इस वाले भाग में है। कहां पर है? ये वाला भाग, जो नीचे वाला भाग है, इस यहां पर आपको ग्रीन ग्रीन कलर के बॉक्स बनाया है, इस वाले भाग में उपस्थित है। किसके लिए? आंख के कलर के लिए जीन उपस्थित है। अब जीन कितने प्रकार के उपस्थित है? मान लीजिए यहां पर ब्लैक आई के लिए उपस्थित है, इसमें ब्राउन आई के लिए उपस्थित है, ये यहां पर ब्लैक, ब्राउन। ब्लू के लिए क्या ले लें? कोई भी कलर ले लीजिए आप। ब्लू लिख दिया हमने, लो, ये ब्लू के लिए। तो ये तीनों जो एलील हैं वो क्या है? सेम लोकस पर उपस्थित है। लोकस आपको बता दिया, डीएनए का वो खंड जहां पर जीन उपस्थित होता है उसे हम लोकस या लोकाई बोलते हैं। आपको इतना क्लियर? अब ये देखो, आप सेम, ये इसके बराबर पर है, ये इसके बराबर पर, ऊपर नीचे नहीं हो सकते। ऊपर नीचे होंगे तो कैरेक्टर बदल जाएगा। एक कैरेक्टर हमेशा एक ही लोकस पर उपस्थित होता है, उसके चाहे जितने एलील बन जाएं। ये आपको क्लियर करके चलना है। तो इसमें अब देखते हैं, समजात गुणसूत्रों में समान जगह पर सेम लोकस। आ गया भाई लोकस वर्ड। अब आपको वहां पर डायरेक्ट हम मेंडल की लॉ में पढ़ा देते हैं, उसके आगे कहीं भी वर्ड आता हम आपको लोकस बोल दे, आपके ऊपर से निकल जाता। इसलिए इंट्रोडक्शन वीडियो में आपके जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद वहां आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, इसलिए एक ही कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखते जाना भाई आपको। अब इसके बाद देखते हैं, विषम युग्मजी अवस्था के आधार पर एलील को दो वर्गों में बांटा गया है। अब विषम युग्मजी क्या होते हैं ये भी बताते हैं, इसका भी मतलब समझ लो आप। पेज ऐड करते हैं। विषम युग्मज, विषम का मतलब होता है दो विपरीत। विपरीत ही तो होते हैं, मान लीजिए समान प्रकार के नहीं है, उसे हमने बोल दिया विषम। अब विषम के नाम से देखो आप, इसका हमने नाम लिखा विषम युग्म जी, युग्म जी या हेटेरो जाइगस। अब आपको पता है कि जो जाइगस होता है या अपना युग्मज होता है वो दो युग्मकों के मिलने से बनता है। किससे बनता है? दो युग्मकों के मिलने से बनता है। वो अपना क्या होता है? युग्मज, युग्मज होता है या जाइगोट होता है। मान लीजिए यहां पर एक प्लांट है और एक दूसरा प्लांट यहां पर है। ये आपको टॉल दिख रहा है, वो स्मॉल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये टॉल दिख रहा है, ये स्मॉल दिख रहा है। तो टॉल को हमने दिखा दिया कैपिटल टी से। ये किसके दिखा रहा है? इसकी लंबाई को दिखा रहा है। लंबाई मतलब बड़ी लंबाई। और ये
उसकी बौनेपन को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? बौनेपन को, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब हमें क्या बनाना है, आपको भी पता था, निषेचन कराने के लिए युग्मक लेंगे। अब इससे युग्मक क्या आएगा? कैपिटल टी। जैसा अपना एक्स वाई और एक्स एक्स था, तो इससे एक्स आएगा या वाई आएगा, इससे हमेशा ही एक्स आएगा। तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये भी इसके साथ जुड़ जाएगा, तो अपनी जो संतानें बनेंगी वो भी एक्स वाई और एक्स एक्स बन जाएंगी। कितना क्लियर है? लेकिन हमें इस अध्याय में किसकी बात करनी है? पौधे के बारे में करनी है, वो मटर के पौधे के बारे में। तो हम उसी की एग्जांपल लेते आएंगे ताकि आपको क्लियर होता जाए, क्योंकि ह्यूमन में कुछ केसेस क्या होते हैं, अप्लाई नहीं हो पाती मटर के हिसाब से, वो भी बात करेंगे आगे। यहां से देख लिया, इसका युग्मक कौन सा आया? कैपिटल टी आया, और इसका युग्मक क्या आया? स्मॉल टी आया। अब इन दोनों में निषेचन होकर के एक नई संतान बनी। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि दोनों एलील्स क्या हो गए? अलग अलग हो गए। यहां पर दोनों समान एलील थी, कैपिटल टी कैपिटल टी। एलील आपको क्लियर हो चुका है, अब इसलिए हम एलील वर्ड यूज कर सकते हैं, समझे? यहां पर भी स्मॉल टी, तो दोनों एलील क्या है? समान है। यहां पर दोनों एलील क्या हो गए? अलग अलग हो गए। एक कैपिटल टी दिख रहा आपको, एक स्मॉल टी दिख रहा, तो ये क्या होगा? विषम या विपरीत। आपको क्लियर है? अब इसके वर्ड से समझो आप, विषम युग्मजी, जो युग्मक बना है वो विषम रूप में है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। मान लीजिए अगर कैपिटल टी होता तो ये क्या हो जाता? अपना समयुग्मजी या होमोजाइगस। समान जो अपने युग्मज हैं वो क्या हो जाएगा? अपना समयुग्मजी या होमोजाइगस। अगर विपरीत हैं तो हेट्रोजाइगस या विषम युग्मजी। ये क्लियर आपको? तो ये आप यहां पर देख रहे होंगे समयुग्मजी। जब दोनों समान प्रकार के एलील साथ में उपस्थित हों तो उसे क्या बोलते हैं? समयुग्मजी बोलते हैं। कैपिटल टी कैपिटल आर। ये आपको क्लियर है? और क्या है? विषम युग्मजी। जब जीन में भिन्न भिन्न प्रकार के एलील उपस्थित होते हैं तो उन्हें विषम युग्मजी कहते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, वो सॉरी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल आर। अब ये आर आप मान लीजिए उसके कलर को शो कर रहा, किसको कर रहा? कलर को शो कर रहा, रेड है या अपना पर्पल कलर का, वो बात करेंगे जब मेंडल के बारे में बताएंगे। आप इतना समझ लीजिए, जो रेड ये कलर दिखा रहा है ये किसके लिए? ये कलर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ये कलर की। ये किसकी बात कर रहे हैं? उसकी किसकी बात कर रहे हैं? ये हाइट की बात कर रहे हैं। अब यहां पर हम पहुंचते हैं, यहां पर अच्छा, इसके बाद ये प्रभावी युग्म विकल्पी, इनके बारे में बताना बहुत जरूरी है आपको। प्रभावी युग्म विकल्पी और अप्रभावी युग्म विकल्पी आप समझ लीजिए। अब अप्रभावी युग्म विकल्पी और प्रभावी युग्म विकल्पी का जो हम निर्धारण करते हैं वो कैसे करेंगे? उसका निर्धारण होता है विषम युग्मजी के आधार पर। किसके आधार पर? विषम युग्मजी के आधार पर। अब विषम युग्मजी के आधार पर कैसे? मान लीजिए हम हैं, हमारी जो लंबाई हम मानेंगे पर्याप्त है। हमें कब तक अपनी पर्याप्त लगेगी लंबाई? वो हमेशा हमें अपनी लंबाई पर्याप्त लगेगी जब तक हम अकेले खड़े रहेंगे। अब मान लीजिए हमारे बगल पर आके कोई लंबा खड़ा हो जाए, हमसे 6 फुट या 6.5 फुट का खड़ा हो जाए, तो हम उसके सामने क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे, बौने हो जाएंगे। इतना क्लियर है? या हमारे सामने कोई छोटा उपस्थित हो जाए, अभी हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम बहुत लंबे हैं या बहुत छोटे हैं। हमें कब पता चलेगा? जब किसी चीज से भाई तुलना की जाएगी। कोई व्यक्ति ऐसा खड़ा हो हमारे पास में आगे जो 4 फीट का, तो हम उसके सामने बहुत लंबे हो जाएंगे। या हम एक ऐसे व्यक्ति के पास खड़े हों जो 6 या 6.5 फीट का, तो उसके सामने हम छोटे हो जाएंगे। इस हिसाब से हम आधारित करते हैं। अब मान लीजिए जैसे आप हो, आपकी बात करते हैं, आप एक होम ट्यूशन लगाए हो। क्या लगाए हो? होम ट्यूशन। अब होम ट्यूशन वाला जो मास्टर आएगा आपको पढ़ाने, तो उसमें आपको आप ही होशियार होगे, आप ही गधे होगे। आप मास्टर कब आकलन कर पाएगा या आप खुद कब आकलन कर पाओगे कि आप होशियार हो? मान लीजिए एक दूसरा स्टूडेंट आए, अगर आप उस स्टूडेंट पर हावी हो जाएं, आप ज्यादा अच्छा पढ़ रहे हो सब्जेक्ट, तो आप डोमिनेंट हो गए, प्रभावी हो गए, तो मास्टर आप पर ही नजर रखेगा। या एक चीज और मान लीजिए, हम 6 फीट के, एक 4 फीट का व्यक्ति, अब 4 या 3 फीट के व्यक्ति को हमारे पीछे खड़ा कर दिया है, तो क्या वो व्यक्ति दिखेगा? नहीं दिखेगा। आपको समझ में आ गया? तो लक्षण केवल वही प्रदर्शित होता है जो प्रभावी होता है। अब मान लीजिए हेटेरोजाइगस, पहले इनकी परिभाषा पढ़ ली तो आपको समझ में आ जाएगा। विषम युग्मजीय अवस्था में जो एलील खुद को प्रदर्शित कर पाए उन्हें डोमिनेंट एलील कहते हैं या प्रभावी युग्मक विकल्पी कहते हैं। मान लीजिए जैसे देखते हैं यहां पर, ये कैपिटल टी है। क्या है? कैपिटल टी। ये स्मॉल टी है। दोनों का निषेचन कराया तो बनी ये वाला युग्मक बना, ये सॉरी युग्मज या जाइगोट बना। कौन सा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कहां से आए थे? मान लीजिए यहां से आए थे, ये यहां से आए थे, ये यहां, ये यहां।
इन दोनों का क्या हुआ, निषेचन हुआ। निषेचन करने के बाद ये संतान बनी। अब ये जो संतान बनी है इसमें आपको पता है कि दोनों लक्षण उपस्थित है, एक लंबाई का एक बौनेपन का। ये लंबाई का एक बौनेपन का, लेकिन ये जो प्लांट है वो दिखेगा कैसा, लंबा दिखेगा। कैसा दिखेगा, लंबा। किस वजह से, इस जीन के वजह से। ये जो कैपिटल टी है इसकी वजह से इसकी जो लंबाई होगी वो ज्यादा दिखेगी, इसलिए ये क्या होगा, इसके ऊपर हावी हो गया, इसके लक्षण को इसने छिपा दिया, इसको दबा दिया। समझे, जैसे हमारे पीछे 3 फीट का खड़ा था, उस 3 फीट की वजह से वो पीछे वाला दिख नहीं रहा था, केवल हम बस दिख रहे थे। क्या दिख रहा था, केवल एक व्यक्ति दिख रहा था, जबकि थे 2 व्यक्ति। यहां पर 2 एलील्स हैं, लेकिन दिखेगा केवल किसका, एक एलील के बारे में ही जीन या लक्षण एक्सप्रेस होंगे, और वो कौन सा, कैपिटल टी के बारे में। ये क्या होगा, टॉल होगा या लंबा होगा। ये होता प्रभावी, ये इसके ऊपर प्रभावी हो गया। कैपिटल टी है वो स्मॉल टी के ऊपर क्या हो गया, प्रभावी हो गया। आपको समझ में आ गया, प्रभावी क्या होते हैं। अब अप्रभावी क्या होते हैं, अप्रभावी जो कैरेक्टर या जो लक्षण छिप गए, प्रभावी की वजह से जो लक्षण छिप गए थे, वो 3 फीट वाला जो व्यक्ति था वो क्या था, अप्रभावी। क्यों, क्योंकि वो हमारी वजह से पीछे छिप गया था, वो दिख ही नहीं पा रहा था, वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा था। आपको इतना क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। तो इसमें देखते हैं अप्रभावी। तो विषम युग्मजी, आपको विषम, प्रभावी और अप्रभावी हम केवल विषम युग्मज के आधार पर ही बता पाएंगे। किसके आधार पर बता पाएंगे, विषम युग्मज। अगर सम युग्मज हो जाए, देखिए जैसे मान लीजिए सम युग्मज है तो ये लंबाई ही है, ये हमें पता है कि लंबा है, और ये बौना है। अब दोनों व्यक्ति एक से हो, जैसे हमारे से दोनों व्यक्ति हो, हमारे पीछे खड़ा हो तो वो दिख जाएगा आराम से, वो समझ में आ जाएगा कि पीछे कोई व्यक्ति है। लेकिन अगर छोटा होगा तो वो नहीं दिखेगा, वो कहीं ना कहीं रह जाएगा। इतना क्लियर है आपको। और ये लक्षण किसकी वजह से देखते हैं, विषम युग्मजी के आधार पर ही हम तुलना करते हैं प्रभावी और अप्रभावी के। जिस लक्षण की वजह से दूसरा लक्षण प्रदर्शित ही ना हो पाए वो हमारा क्या होता, प्रभावी होता, और जो लक्षण प्रदर्शित नहीं हो पाया वो क्या होता, अप्रभावी होता। ये आपको क्लियर है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव आपकी कंप्लीट। डोमिनेंट जो अपने आप को एक्सप्रेसिव प्रदर्शित कर दे वो डोमिनेंट एलील होते हैं, और जो आपको एक्सप्रेस ना कर पाए वो रिसेसिव एलील होते हैं। इतना क्लियर है। समयुग्मजी और विषमयुग्मजी आपको बता चुके थे, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखते हैं जीन प्रारूप और बाह्य प्रारूप या फिनोटाइप। अब जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या है। अब मान लीजिए फिनोटाइप क्या होता है, जिसको आप देख करके बता सकें। मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं या 2 प्लांट हैं, दोनों की लंबाई में अंतर है, तो आप देख करके डिसाइड कर दोगे, देख करके डिसाइड कर दोगे या बता दोगे कि ये लंबा है और ये बौना है। लेकिन जीन प्रारूप में क्या होता है, जीन प्रारूप में बात होती है जीन के आधार पर। किसके आधार पर, जीन के आधार पर। जैसा कि यहां पर आपको देख रहे होंगे, इसको साफ करते हैं थोड़ा सा। जैसे कि यहां पर क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये बाहर से देखने पर ये बता देगा, इससे जो प्लांट बनेगा वो देखने पर लंबा होगा। क्या होगा, लंबा। लेकिन आपको भी पता है कि इसका अगर जीन के आधार पर तुलना की जाए, अगर जीन के आधार पर देखा जाए तो इसमें लंबा और बौना दोनों कैरेक्टर उपस्थित है। हो सकता है ये जो बौना वाला है कभी ना कभी आप बाहर निकल के आएगा, ये लक्षण निकल के आएगा। ये जब हम मेंडल पढ़ेंगे ना, मेंडल में 100 परागण, अब मान लीजिए इन्हीं का 100 परागण करा दें, क्या करा दें, 100 परागण। अभी आपको ये बहुत ओवर लग रहा होगा या बाहर का, लेकिन जब हम वहां पहुंचेंगे मेंडल वाले में तो ये आपको क्लियर होते जाएंगे कि कैसे किया था। अब मान लीजिए ये संतान मिली हमें, क्या मिली, संतान मिली। अब इन संतान का करा दिया हमने क्या, 100 परागण करा दिया। क्या करा दिया, 100 परागण। अभी आपको ये परागण वगैरह भी करना थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा या समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसमें देखते हैं हम, सॉरी, यहां से भी कितने एलील, कितने गैमेट आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां से भी कितने आएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इस कैपिटल टी वाले की इससे कर दी, ठीक है, और इस कैपिटल टी वाले की इस स्मॉल टी से कर दी, और ये कैपिटल टी वाले की इससे कर दी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस स्मॉल टी वाले की ये कर दी। तो यहां पर आप देख रहे होंगे, अगर हम बाहर से देखें, अगर किसकी बाहर रूप की बात करें, अगर फिनोटाइप की बात करें, तो हमें 3 पौधे लंबे दिखेंगे। कितने पौधे लंबे दिखेंगे, 3, क्योंकि ये भी टाल को जब बता रहा था तो ये भी टॉल बताएगा, ये भी टॉल बताएगा, ये भी टॉल बताएगा।
ये केवल ड्वार्फ को बताएगा या बौनेपन को बताएगा। आपको क्लियर है? जो बाह्य रूप, अगर हम बाह्य रूप से बात करें तो हम ये तीन लंबे दिखेंगे, ये तीन, कौन सा? एक ये लंबा दिखेगा, एक ये लंबा, एक ये लंबा, जबकि ये अपना क्या होगा? बौना होगा। ये किसके आधार पर बात करें? बाह्य रूप पर, बाहर से देखने। अगर हम उसके जीनों की बात करें, अगर जीन में देखें तो हमें कितने प्रकार की वैरायटी मिल रही है? ये क्या है? अपना होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है। और होमोजाइगस क्या है? होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस टॉल मिला, होमोजाइगस ड्वार्फ मिला, या होमोजाइगस बौना मिला। और ये क्या है? ये हेट्रोजाइगस टॉल है, हेट्रोजाइगस टॉल। अब जब हम बाह्य रूप से देख रहे थे तो हमें केवल लंबा और बौना दिख रहा था, लेकिन हम जीन की रूप में बात करें तो एक हमें समजात लंबा दिखेगा, दो विषमजात लंबे दिखेंगे और एक समजात बौना दिखेगा। इससे आपसे हमें तीन प्राणी मिल गए या तीन वर्ग मिल गए। कौन कौन सा? समजात लंबा, विषमजात लंबा और समजात बौना। और अगर हम डायरेक्ट किसकी बात करें? दृश्य रूप की, तो दृश्य रूप से देखने पर या बाहर से देखने पर हमें तीन लंबे मिलेंगे, एक बौना मिलेगा। तो ये होता अपना जीन रूप और फिनोटाइप या प्रदर्शन रूप या बाह्य रूप। इतना क्लियर है आपको? हमें जो लक्षण बाहर से देख के पता चल जाए वो क्या होती है? बाह्य रूप होती है। क्या होते हैं? बाह्य रूप। कहते नहीं ये लड़का बहुत सीधा दिख रहा, लेकिन उन्हें पता नहीं कि वो कितना अंदर से हरामी है, कितना खुरापाती व्यक्ति है। तो जो उसके अंदर खुरापात भरा है वो उसका क्या हो गया? जीन लेवल हो गया या उसका जीनोटाइप हो गया। और जो बाहर से वो सीधापन दिख रहा वो उसका क्या है? क्या? बाह्य रूप या फिनोटाइप। जैसे यहां पर दिख रहा था, यहां पर लंबा दिख रहा था, लेकिन उसके अंदर बौनापन भी छुपा था, वो कभी ना कभी निकल के आएगा। जो वो सीधा लड़का है, अगर उसको ज्यादा हम कुछ गुस्सा कर दें या चौंटा दें तो वो क्या हो जाएगा? उसका गुस्सा निकल के आएगा। ये होता है। तो जीन टाइप जो लक्षण छिपे रहते हैं वो कभी ना कभी एक पीढ़ी से या दूसरी पीढ़ी में निकल के आ जाते हैं। तो इसकी थ्योरी पढ़ते हैं हम। किसी भी लक्षण के जीन के एलील्स का संयुग्मन या कॉम्बिनेशन को जीन प्रारूप कहते हैं। इस रूप की गणना हम किसी लक्षण के बाह्य रूप को देखकर निर्धारित नहीं कर सकते हैं। बाहर से देख कर नहीं बता सकते ये कितना खुरापाती लड़का बैठा है। होता है ना, आप भी होगे, घर वालों के सामने सीधे हो जाते होंगे, वहां बाहर घूमने निकलते होंगे तो वो खुरापात निकल के आता है स्कूल वगैरह में। इसके बाद देखते हैं बाह्य रूप। अब कुछ लोग क्या होते हैं, वो बाहरी से कबाड़ी दिख जाते होंगे। वो दूर से ही आपकी मम्मी पापा कहते होंगे इसके साथ ना घूमना, ये कबाड़ी है। उनको देख के ही उन्होंने जज कर लिया, अंदर तो जो है वो है ही है, उन्होंने बाहर से देख के ही बता दिया कि ये क्या है? कबाड़ी है। समझे? तो किसी भी लक्षण का बाह्य रूप देखकर उसकी गणना करना बाह्य रूप कहलाता है या फिनोटाइप कहलाता है। ये आपको क्लियर है? ये आपके बहुत बेसिक चीजें थी जो आपको जरूरी थी बताना, क्योंकि वहां वीडियो को जब अपना टॉपिक चलता है तो उस टॉपिक के बीच में बताने में दिक्कत होती है। ये दिक्कत यह होती है हम थोड़ा कम टाइम देंगे उस पर, कम टाइम देंगे तो वो आपके ऊपर से निकल जाएगा। समझे? अब हम देखते हैं संकरोज या हाइब्रिड भिगोर के बारे में। इसके बारे में हमने बात की थी इनब्रीडिंग डिप्रेशन, आपको याद होगा, जो अपना पौधों में लैंगिक जनन किया था उसमें इसके बारे में बात की थी, लेकिन अभी हम फिर से बात करेंगे। मान लीजिए जैसे क्या है? संकरोज है। क्या है? संकरोज। जैसे मान लो ये कैपिटल ए, स्मॉल बी ले लिया। अब हमने क्या लिया? स्मॉल ए, कैपिटल बी। अब मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, मतलब ये अपना मेल है और ये अपनी फीमेल है। दोनों में दो दो कैरेक्टर दिखाए गए हैं। क्या है? दो दो कैरेक्टर। या मान लीजिए हम प्लांट की ही बात कर लें, चलो हटाओ उनको, जब प्लांट की ही बात हो रही तो प्लांट की ही बात कर लें। अब मान लो जैसे यहां पर ये कैपिटल टी था, ये स्मॉल टी है। ये आपको पता है ये किसको दिखा रहा था? टॉल को दिखा रहा था। ये किसको दिखा रहा था? ड्वार्फ को दिखा रहा था। ये आपको इतना क्लियर है? अब इन दोनों के बीच में संकरण कराए, दोनों के आनुवंशिक लक्षण अलग अलग हैं, एक लंबा है एक बौना है। समझे? अब इन दोनों के बीच में हमने क्या कराया? संकरण। संकरण कराने के लिए पहले यहां से युग्मक निकाल लें। एक युग्मक ये निकला, एक युग्मक ये निकला। अब ऐसा नहीं है कि केवल इससे एक ही संतान बनती है, और भी बनती है, केवल आपको बताने के लिए कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। सॉरी, यहां पर कैपिटल टी कर दिया, लो इसी को हमने स्मॉल टी बना दिया। बहुत कलाकार है मास्टर, देखा? अब इन दोनों के बीच में करते हैं हम क्या? संकरण करते हैं। क्या करते हैं? संकरण, या उनके बीच में निषेचन समझ लीजिए, निषेचन या संकरण। अब इससे जो संतान बनेगी वो क्या बनेगी? टॉल बनेगी।
और टॉल क्या था, एक श्रेष्ठ कैरेक्टर माना जाता, अच्छा कैरेक्टर माना जाता। समझे आप। उसकी जो माता, ये मान लीजिए माता है, चलो ये माता है, ये पिता, बस ऐसे ही बता रहे हैं, प्लांट में नहीं होता ये माता पिता का कुछ, बस आपको बता रहे हैं। मान लीजिए ह्यूमन है, उन दोनों की लंबाई बता रहे हैं, एक छोटा व्यक्ति है, एक लंबा व्यक्ति है, और ह्यूमन में भी लंबाई कई प्रकार की होती है। तो आपको बस एक सपोज करके मान लीजिए, आपको समझ में आ जाए इससे। ये मान लीजिए लंबा कैरेक्टर है, ये छोटा कैरेक्टर है, उसकी मम्मी क्या है, छोटी है, और उसके पिताजी क्या है, लंबे हैं। तो उसकी जो संतान निकल के आई वो क्या आई, लंबी निकल के आई। समझे। अब ये जो लंबी है, अगर डायरेक्ट क्या होती है, जैसे मान लो निषेचन नहीं कराते हम, जैसे पौधों में होता है निषेचन नहीं कराए, इसी से बनाते हम संतान है, इसी से निषेचन कराया या अलैंगिक जनन कराया, क्या कराया, अलैंगिक जनन। तो इससे स्मॉल टी बनते, इससे स्मॉल टी बनते, फिर ये आगे के इनका निषेचन होके जो भी प्रोसेस होती आगे बन करके इससे क्या होगा, यही संतान बनती है स्मॉल टी, यही चलता रहता क्रम, फिर स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी। मतलब जो संतान बौनी है वो हमेशा बौनी बनी रहेगी। इस बौनेपन को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, दो अलग अलग आनुवांशिक लक्षणों के बीच में संकरण कराते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, गांव साइड के जो व्यक्ति होते थे या पहले के व्यक्ति, उनको आनुवांशिकता के बारे में जानकारी थी। आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, आपने अपनी एनसीईआरटी बुक में पढ़ना, साहिवाल काऊ के बारे में जिक्र किया। तो ये लोग क्या करते थे, पहले जो निषेचन कराते थे गाय भैंस वगैरह, या जो अपनी गाय होती है सांड के बीच में जो भी निषेचन कराते थे, वैसे कराते, देखते कि कौन से सांड ज्यादा ताकतवर है और कौन सी गाय ज्यादा दूध देती है, उनके बीच में निषेचन कराएंगे। अगर उससे सांड बनेगा तो वो ज्यादा शक्तिशाली बनेगी, अगर उससे गाय बनेगी या अपना जो भी गाय की छोटी बच्चियां वगैरह जो भी बनेगी, उससे ज्यादा दूध मिलेगा। इस हिसाब से वो निषेचन कराते थे, उन्हें पता था। लेकिन जो एक बार उन्होंने संतान प्राप्त कर ली, फिर उन दोनों के आपस में बीच में नहीं कराते थे। अभी वो बताएंगे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं उसको, इतना समझ लेना। मान लीजिए ये क्या है, यहां पर ये लंबाई का कैरेक्टर है, क्या है, लंबाई का, ये लंबा है, ये बौना है, लेकिन उनकी जो संतान बनी वो लंबी बनी, क्या बनी, लंबी। जबकि उनके पेरेंट, एक लंबा था एक बौना था, उनकी पेरेंट, उनकी जो संतान बनी वो क्या बनी, लंबी बनी। समझे। तो ये जो पीढ़ी आई है, ये जो निकल के आई, इनकी जो संतानें निकल के आई, ये क्या है, अपने जनकों से श्रेष्ठ हो गई। श्रेष्ठ मतलब समझ रहे हैं आप, कि ये क्या हो गई, ज्यादा सुपीरियर हो गई, क्योंकि ये तो बौनी थी। अपने इस वाले जनक से अगर तुलना की जाए तो ये क्या हो गई, श्रेष्ठ हो गई। इसलिए कहते हैं कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो हमारे अपने बाप के भी बाप होते हैं। सुना होगा ये वाली कहावत। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारी नई जनरेशन आती है वो अपनी पहले की जनरेशन ज्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है आनुवांशिकी के हिसाब से। आपको इतना क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत। अब ये ना कह देना कि कुछ लोगों के लड़के बहुत कबाड़ी होते हैं, उनके पापा तो मास्टर होते हैं, तो इसमें नहीं बात कर रहे हैं, हम आनुवंशिक के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है वो किसी और कैरेक्टर में ज्यादा आगे हो अपने माता पिता से। इसलिए आनुवंशिकी कहती है कि जो भी संतान नई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संतान उत्पन्न होती है वो क्या होती है, श्रेष्ठ होती है। बस बशर्ते, उसमें शर्त क्या होनी चाहिए कि जो दोनों जनक लिए गए थे उनके आनुवंशिक लक्षण समान होने चाहिए। अब ऐसा नहीं, ये जो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिला है, ये क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इन्हीं के बीच में हमने क्या करा दिया, संकरण करा दिया। देखो अब इसमें गलत हो जाता है, इसी को बोलते हैं हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अभी इसी के बारे में हम बात करेंगे और आपको बता भी चुके हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर जिसने प्लांट वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा उसको याद भी होगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन या अंतः प्रजनन अवसाद। अब इनके बीच में हम करा रहे, संकरण करा रहे। तो यहां से ये बनी, ये क्या बना, कैपिटल टी, और इसने क्या बनाया, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसने क्या बनाया, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसने क्या बनाया, स्मॉल टी। अब आप समझे यहां पर क्या हुआ, ये जो मान लीजिए ये जो पीढ़ी थी इनके बीच में कराया स्वसंकरण या सेल्फिंग कराई। तो आपको जो कैरेक्टर छिपा था अभी पहली जनरेशन में वो निकल के आ गया, बौनापन, एक बच्चा क्या हो गया, बौना हो जाएगा, वो लक्षण उभर के आ गया जिस लक्षण को हमने छिपाया था। इसीलिए कभी भी समान आनुवांशिक, आपने कभी सोचा है कि बहन भाइयों में शादी क्यों नहीं होती, जो एक क्लोज रिलेशन वाले होते हैं, आपकी बहन के साथ शादी क्यों नहीं कराते? उसका भी रीजन यही है, क्योंकि उन दोनों के आनुवांशिक लक्षण समान है। तो हो सकता कि जो भी नई संतान आए वो आगे ना जाए, मतलब उसमें नए कैरेक्टर ना करके उन्हीं कैरेक्टर में कुछ बदलाव होते जाए, कम होते जाए, यही होता है। इसी को हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन या अंतः प्रजनन अवसाद बोलते हैं। आपको संकरोध समझ में आ गया? संकरोध में क्या होता है, दो आनुवांशिक, विभिन्न आनुवांशिक के हमने जनक लिए, उनके बीच में क्या कराए, संकरण कराए। संकरण कराने के बाद जो भी संतान उत्पन्न हुई वो अपने जनकों से श्रेष्ठ हो गई। क्या हो गई, श्रेष्ठ हो गई।
इसमें कोई दिक्कत? इसको रीड करके बताएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। जब दो अलग अलग आनुवांशिक संगठन वाले समयुग्मजी, क्या है? समयुग्मजी, हमने समयुग्मज लिए हैं बेटा यहाँ पर। समयुग्मजी जनकों में संकरण करवाया जाता है तो इनसे उत्पन्न पीढ़ी संकर हाइब्रिड कहलाती है, जो फिजिकली तथा मार्फोलॉजिकली लक्षणों में दोनों जनकों से बेहतर होती है, अतः इसे संकर ओज कहते हैं। ओज का मतलब होता है शक्ति से, किससे मतलब होता है? शक्ति या पावर से। आपको इतना क्लियर है? तो इसमें अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपना अंतः प्रजनन अवसाद। अंतः प्रजनन अवसाद भी आपका पिछले कंप्लीट हो गया है कि समान आनुवांशिक लक्षणों के बीच में जब हम संकरण कराते हैं तो उनमें जो भी श्रेष्ठता आई थी वो श्रेष्ठता कम हो जाती है, या वो श्रेष्ठता जो छिपी हुई थी पहली जनरेशन में वो निकल के आ जाती है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे थे, यहाँ पर ये जो जनरेशन यहाँ पर रुका हुआ था, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब अंतः प्रजनन में ये शर्त नहीं होती है कि दोनों अपने क्या होने चाहिए, होमोजाइगस या समयुग्मजी। कुछ के दिमाग में चल रहा होगा कि भैया फिर से यही करा लें, तो फिर वो अलग हो गए ना दोनों कैरेक्टर। हमें ये जो प्राप्त हुआ, यहाँ से जो रिजल्ट प्राप्त होगा उन्हीं का कराएंगे हम, संकरण कराएंगे। ऐसा नहीं है केवल एक ही संतान प्राप्त हुई है, यहाँ से भी 4 संतानें बन के जाएंगे, इन्हीं के बीच में आपस में संकरण कराएंगे तो ये जो संतानें निकल के आएंगी इनमें से ये तो टॉल हो गई, ये भी टॉल, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये टॉल, लेकिन ये अपनी क्या हो गई, बॉनी हो गई। तो वो जो लक्षण छिपाना था हमें, जो छिपाया था वो तो भर के आ गया ना, समझे? इसी को बोलते हैं हम क्या, अंतः प्रजनन अवसाद, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। डिप्रेशन वो वाला डिप्रेशन नहीं कि पेपर आ गए आप डिप्रेशन में चले गए, उस डिप्रेशन की बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ पर किसकी बात हो रही? अंतः प्रजनन डिप्रेशन या अवसाद की बात हो रही। तो संकर संतानों में अब बात हो गई संकर संतान की, और संकर संतान कौन थी? ये थी भैया संकर संतान, ये अपनी हाइब्रिड है। क्या है? हाइब्रिड। और हाइब्रिड में क्या होता है, दो अलग अलग आनुवांशिक लक्षणों के बीच में जब संकरण कराया जाता है, निषेचन कराया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड या संकर संतान बोलते हैं। तो ये क्या अपने हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान भैया बच्चे, इतना क्लियर है? तो संकर संतानों में अंतः प्रजनन कराने से प्राप्त नई संतान में अपनी जनकों की अपेक्षा कम शक्ति होती है, इसे ही अंतः प्रजनन अवसाद कहते हैं। क्लियर है? चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जैसा कि ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जितना भी इंट्रोडक्शन वाला था, जो भी बेसिक बेसिक यूनिट थी इसमें बताने लायक, अपने पूरे अध्याय में वो बता चुके हैं। अब हम शुरू करेंगे अपना क्या, मेंडल के लॉ। उसमें बताएंगे मेंडल कौन था, उसने क्या किया था, क्या नहीं किया था, सब बताएंगे आपको। उसके पहले कुछ क्वेश्चन लीजिए आप SW के तौर पर। तो इसमें देखते हैं जीन क्या है, ये आपको परिभाषा बतानी है। एलील क्या है, ये भी आपको बता चुके हैं। विषम युग्मजी का एक उदाहरण दे दीजिए कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये विषम युग्मजी है, एलील के आधार पर आपको बताया है एग्जांपल, वो आपको बतानी है। आनुवांशिक लक्षण किस स्पेक्ट्रम के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाते हैं, ये भी आपको बताया था कि जो अपने आनुवांशिक लक्षण होते हैं, जो पुरखों से हमें लक्षण मिलते हैं, वो जिस स्पेक्ट्रम के द्वारा होते हैं उसको एक एक नाम बोला था, वो फला वाला जो नाम था वो आपको बताना है। तो ये आपका ये कंप्लीट है, ये वीडियो आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। आप अपने नोट्स बनाते रहिए और एक्सपी क्लासेस से चैनल से जुड़े रहिए। ये जो आंसर आपको कमेंट करने हैं, आप ये आंसर कमेंट करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। जैसे कि एक लड़का है कृपाल तांगी, वो कंटिन्यू कमेंट करता है, वीडियो लेक्चर देखता है, तो इससे हमें भी लगता है कि बच्चे वीडियो देख रहे हैं और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर इस हिसाब से हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे और अच्छी एनर्जी के साथ आपको पढ़ाएंगे। इसलिए वीडियो कंप्लीट होने के बाद इन क्वेश्चन के आंसर जरूर करना है, एक बने दो बने कुछ तो बनेंगे, उन आंसर को आपको कमेंट करना है। बाकी एक्सपी क्लासेस चैनल से जुड़े रहेंगे, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक यू।